तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज भारतीय संविधान की हम जो है एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस संविधान में जो है शुरू से जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका यूपी पुलिस जो लेवल से या यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न होंगे तो उनके आंसर आप लोग देंगे। चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो हम जो है कुछ टॉपिक आज पूछेंगे, तो इस तरह जो ये सीरीज चलती रहेगी संविधान की। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, यदि आ जाए क्वेश्चन संविधान के जनक कौन है, केवल क्वेश्चन हो संविधान के जनक कौन है, तो क्या आंसर बताएंगे? हाँ, तो ब्रिटिश विचारक सर हेनरी मैन जो है संविधान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और यदि आ जाए भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक पूछे जाए तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो संविधान किसी देश का वह लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर वहाँ की सरकारें या वहाँ का प्रशासन कार्य करता है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये संविधान की परिभाषा। अब बताइए, जो है विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का विश्व का पहला लिखित संविधान था। और वहां का संविधान कब लिखा गया? 1789 में। कब लिखा गया था? 1789 में लिखा गया था। यदि आ जाए संविधान की जननी किस देश को कहते हैं? तो ब्रिटेन को। यानी संविधान का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। तो संविधान की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। यदि आ जाए लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को। चूंकि लोग जो स्विट्जरलैंड है वहां पे जो है जो भी प्रधानमंत्री या जो भी वहां का प्रमुख होता है उसको जनता जब चाहे हटा सकती है और जब चाहे उसको बैठा सकती है। तो वहां पे लगभग साल भर में ही यदि सही कार्य नहीं किया तो जनता उनको हटा सकती है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का घर कहते हैं। यदि आ जाए विश्व का अलिखित संविधान किस देश का है? तो देखिए, जहाँ पे संविधान का जन्म हुआ वही का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। जबकि लिखित कहाँ का बताया आप लोगों ने? अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। जब क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा भी है और कैसा है? लिखित संविधान है। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि 60 देशों के संविधान से जो है भारतीय संविधान निर्मित है। और संविधान का आधार किस अधिनियम को कहते हैं? यदि भारतीय संविधान का आधार पूछा जाए तो किस अधिनियम को? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? संविधान का आधार। यानी 80% संविधान कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, अब यदि आ जाए विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का है? और आ जाए सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। और यदि आ जाए दोनों का मिश्रण, ना अत्यधिक कठोर है ना अधिक लचीला है, ठीक है, तो कहाँ का हो जाएगा? भारत का संविधान जो है ना तो कठोर है ज्यादा ना ही लचीला, यानी दोनों का क्या है? मिश्रण है, तो वो है भारत का संविधान। क्लियर? फिर देखिए, क्वेश्चन आता है कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई ब्रिटिश भारत में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1600 ईस्वी का राजलेख अधिनियम। तो इस समय जो है महारानी थी ब्रिटेन की, कौन थी 1600 ईस्वी में? एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ठीक है, और उसी समय 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ टेलर प्रथम। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन? तो भारत के मुगल बादशाह थे 1600 ईस्वी में कौन? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। फिर क्वेश्चन आता है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो महारानी ने इनको कितने वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था पूरब के देशों के साथ या भारत के साथ व्यापार। लेकिन क्या हुआ? 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है
अगले वहां के जो शासक बनते, जो सम्राट बनते, उनका नाम था जेम्स प्रथम। कौन बने? जेम्स प्रथम बने। और उन्हीं जेम्स प्रथम ने इस व्यापारी के एकाधिकार को जो महारानी ने कितने वर्षों का दिया था? 15 वर्षों का दिया था, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया कि जब तक चाहे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरब के देशों के साथ या भारत के साथ व्यापार कर सकती है, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। अब यही जेम्स प्रथम थे जिन्होंने अपना पहला राजदूत भेजा था भारत। तो बताइए कि जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में किसे जो है राजदूत बना करके भारत भेजा था? कौन राजदूत आया था? तो कैप्टन हाकिंस। कौन आए थे? कैप्टन हाकिंस आए थे। तो क्वेश्चन आता है कैप्टन हाकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो हेक्टर नामक, कौन से जहाज से? हेक्टर नामक पानी के जहाज से आए थे। और इस जहाज के साथ एक और जहाज था, कौन? रेड ड्रैगन भी था। और कहते हैं कैप्टन हाकिंस किस बंदरगाह में उतरे आकर के? सूरत। किस बंदरगाह में? सूरत बंदरगाह। तो सूरत है कहाँ पे पहले तो बताइए? गुजरात में। अब यदि आ जाए सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अच्छा, सूरत को जो है उस समय और किस नाम से जाना जाता था? तो बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता है। यानी सूरत बंदरगाह को किस नाम से? बाबुल मक्का के नाम से भी जाना जाता है। तो यही पर उतरते हैं कौन? कैप्टन हाकिंस। और उस समय जब 1608 ईस्वी में ये आए कैप्टन हाकिंस, तो उस समय भारत में कौन मुगल बादशाह था? तो उस समय हो गए थे जहांगीर। क्योंकि 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो चुकी थी? हाँ, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले तो बताइए अकबर का मकबरा है कहाँ पे? हाँ, सिकंदरा में। आगरा से थोड़ा बढ़ेंगे तो सिकंदरा में किसका मकबरा है? अकबर का। तो अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी। तो अगले मुगल बादशाह कौन बने थे? जहांगीर। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? और यदि आ जाए जहांगीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। वहीं पे रहते थे, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए इनके बचपन का नाम भी क्या रखा गया था? सलीम। लेकिन अकबर जो है जहांगीर को किस नाम से पुकारते थे? शेखो बाबा। किस नाम से? यानी प्यार से अकबर जहांगीर को किस नाम से? शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है। अब देखिए जहांगीर उस समय मुगल बादशाह है, कैप्टन हाकिंस उनसे मिलने जाते। तो कहाँ पे मुलाकात की थी कैप्टन हाकिंस ने जहांगीर? आगरा में। क्योंकि उस समय मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा थी। और जहांगीर का दरबार कहाँ लगता था? आगरा में। तो जहांगीर से मिलने कहाँ पहुंचे? आगरा। तो कैप्टन हाकिंस जो है तुर्की का और फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है। तो उसने बात की। तो कहते हैं जहांगीर पहले प्रसन्न हुए और उसको जो है अनुमति दे देते हैं कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों से पहले आपको पता है कौन आ चुका था भारत में? पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? पुर्तगाली। फिर कौन आए थे? डच। फिर कौन आए? अंग्रेज। फिर कौन आए? डेनिश, डेनमार्क के लोग। और सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है। तो यहाँ पे कौन पहले व्यापार कर रहे थे? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। जहांगीर के कान भरे थे कि इनको व्यापार की अनुमति ना दी जाए। ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है जहांगीर व्यापार की अनुमति वापस ले लेते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहांगीर किससे प्रसन्न हुए? कैप्टन हाकिंस से प्रसन्न होते हैं। कितने 100 का मनसब दिया था? 400 का मनसब दिया। कौन सी उपाधि दी है? इंग्लिश खां या फिरंगी खां या अंग्रेज खां की उपाधि दी थी। कहा था आप भारत में ही बस जाओ। और अब एक जो है महिला से उसकी शादी भी करवाई थी। तो ये सब बातें हुई थी उस समय। लेकिन जो है जब व्यापार की अनुमति ले ली गई तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत गए। कहाँ गए? और दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। कब? 1611 में। कब स्थापित की थी? लेकिन आज भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1613 में सूरत में। कब? 1613 में सूरत में स्थापित की थी भारत की पहली फैक्ट्री। लेकिन जब दक्षिण भारत पूछा जाए तो क्या बताएंगे? मछलीपट्टनम 1611। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है एक और राजदूत आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। और उसका नाम था सर टॉमस रो। कौन आया था? और सर टॉमस रो कब चले थे? 1615 ईस्वी में। कहाँ पे उतरे थे आकर के? वो भी सूरत में।
लेकिन क्वेश्चन आता है जहांगीर से उन्होंने कहाँ पे मुलाकात की थी? अजमेर में, क्योंकि उस समय जहांगीर गए थे अजमेर में। तो बताइए पहले तो हमें, अजमेर में किस सूफी संत की समाधि है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते। तो वहां पे गए थे चादर चढ़ाने, जियारत करने। तो कहते हैं सर टॉमस रो ने जहांगीर से कहाँ पे मुलाकात की थी? अजमेर में की थी। ठीक है, तो इस तरह जो है उनको भी व्यापार की अनुमति मिल जाती है। और इस तरह क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की? तो पहली प्रेसिडेंसी थी मद्रास। तो क्वेश्चन आता है मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसिस डे ने 1639 में किसकी स्थापना की थी? मद्रास की। ठीक है, आधुनिक जो मद्रास है। और यहीं पर एक किले का निर्माण करवाया था। कौन सा किला था? सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। फिर आता है कि दूसरी प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने कौन सी स्थापित की? तो मुंबई। मुंबई का नाम सुना है, जिसे पहले क्या कहते थे? बंबई। अब इसका नया नाम क्या हो गया? मुंबई। तो बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कैसे हो रही है, तो थोड़ी कहानी जानिए आप लोग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, नाम सुना है, उनका विवाह कर दिया था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। किससे कर दिया था? चार्ल्स द्वितीय से। और दहेज में, तो उस समय टीवी, फ्रिज, कूलर नहीं मिला, कारवार नहीं मिली, दहेज में क्या मिला? बंबई, जो किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों। तो पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया किसको? बंबई को। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, अब चार्ल्स द्वितीय कहाँ पे रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। तो उन्होंने सोचा अब बंबई का क्या करें, तो उन्होंने इसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। कब दे दिया? 1668 ईस्वी। कब दे दिया? तो 1661 में विवाह हुआ था और 1668 में उन्होंने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसको 1669 ईस्वी में इसका पहला गवर्नर जिसे बनाया वो थे गेरार्ड ऑंगियार। तो क्वेश्चन आता है कि आधुनिक बंबई के संस्थापक कौन थे? गेरार्ड ऑंगियार। यानी बंबई की स्थापना किसने की? गेरार्ड ऑंगियार। तो पहले सूरत हुआ करता था इनका प्रमुख केंद्र, लेकिन आगे चल करके 1687 में क्या हो गया था? बंबई हो गया था। ठीक है, प्रमुख केंद्र हो गया था। फिर इसके बाद आता है तीसरी प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने कौन सी स्थापित की? कलकत्ता। किसकी स्थापना की? कलकत्ता। और क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जाब चारनाक। तो कलकत्ता, जो आधुनिक कलकत्ता है, इसकी स्थापना की थी जाब चारनाक ने 3 गांवों को मिलाकर, सुतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता। इन 3 गांव थे, इनको जो है मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की स्थापना। फिर आगे चल करके 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक किला बनवाया और वही किला कहलाया फोर्ट विलियम किला। ठीक है, और फोर्ट विलियम किला जो आज जो है वहाँ का कॉलेज भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है कलकत्ता। तो इस तरह अंग्रेजों ने पहले व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर ये राजनीति में प्रवेश करेंगे और पहला युद्ध जीतेंगे अंग्रेज, और वही होगा प्लासी का युद्ध। तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध भैया? 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। नाम सुना है सिराजुद्दौला? किसके नाती थे सिराजुद्दौला? किसकी बेटी के बेटे थे? अलीवर्दी खां का नाम सुना है? जो बंगाल के नवाब, उनकी छोटी बेटी थी जो पटना में ब्याही थी, उन्हीं के बेटे थे। नहीं, घसीटी बेगम तो बड़ी बेटी थी, हाँ, छोटी बेटी थी जो पटना के नवाब को ब्याही थी, उन्हीं का बेटा था सिराजुद्दौला। तो ये प्लासी का मैदान कहाँ पे, पहले तो ये बताइए आप हमें। पश्चिम बंगाल। तो हाँ, पश्चिम बंगाल में जो है, नहीं हुगली नहीं, भागीरथी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भागीरथी नदी के किनारे है प्लासी का मैदान। तो अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और दूसरी तरफ कौन थे? सिराजुद्दौला। तो पूछा जाता है इस युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? कौन युद्ध करते हुए मारा गया? तो एक तो थे इनके सेनापति जिनका नाम था मीर मदान, और एक जो प्रधानमंत्री कश्मीरी युवक को बनाया था मोहन लाल,
वो वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए मारे गए। सिराजुद्दौला भी मैदान से भागने का प्रयास करता है, लेकिन मीर जाफर जो उनका सेनापति था, उन्होंने क्या किया था, विश्वासघात किया था, अंग्रेजों से मिल गया था। तो उसी के बेटे मीरन ने जो है अपने एक दोस्त द्वारा क्या कर दी, सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। और जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई तो बंगाल का अगला नवाब कौन बना था, मीर जाफर। फिर मीर जाफर के बाद उसको भी 1760 में हटा दिया अंग्रेजों ने, और किसको बनाया, तब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन 1763 में मीर कासिम को भी हटा दिया इन्होंने गद्दी से, फिर किसको बना दिया, मीर जाफर को। अब यही मीर कासिम था जिसने कि पहले तो अपनी राजधानी बदली थी। तो पहले बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका सबसे पहले, और मुर्शीद कुली खां जिसे बंगाल का संस्थापक माना जाता है, उसने ढाका से अपनी राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद को। लेकिन जब मीर कासिम नवाब था 1760 से 63 के बीच, तो उसने जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर को। किसको बनाई थी, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से किसको बनाया, मुंगेर को। और 3 गांव की जमींदारी दी थी किसको, अंग्रेजों को। वो 3 गांव कौन से थे, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी किसको दी थी, अंग्रेजों को दी थी। तो जब हटा दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया अंग्रेजों ने, तो यही मीर कासिम था, भाग करके आया अवध। कहाँ पे आया, और उस समय अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा, बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, जो किस युद्ध के बाद मारे गए, प्लासी के युद्ध के बाद। और ये जो सुजाउद्दौला, ये कहाँ का नवाब है, अवध का नवाब है, ठीक है। अब देखो सुजाउद्दौला से मुलाकात हो रही, और यहीं पर मुलाकात हो रही मुगल बादशाह से। तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। तो तीनों लोगों ने एक गुट बनाया, किसने, मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने एक ये त्रिगुट बना। और इन्होंने फिर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, और वही युद्ध कहलाया बक्सर का युद्ध। तो बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। किसके किसके बीच, एक तरफ अंग्रेज है और दूसरी तरफ ये 3 लोग हैं। कौन कौन, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन आता है, इस बार अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, ठीक है। अब इस युद्ध में यानी बक्सर का युद्ध जब जो हो रहा है कब, 22 अक्टूबर 1764 को। कौन पराजित हुआ, मुगल बादशाह, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। और जैसे ही पराजय की सूचना कहाँ पहुंची, इंग्लैंड, कि अब हमने भारत को जीत लिया। भारत का जीतने का मतलब भारत के मुगल बादशाह किसको, शाह आलम द्वितीय को पराजित कर रहे हैं। तो तुरंत फिर लॉर्ड क्लाइव जो इंग्लैंड चले गए थे, उनको फिर भेजा गया, और वो फिर भारत आते हैं लॉर्ड क्लाइव। और आने के बाद उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 2 संधियां की, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि हो रही है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हो रही। क्वेश्चन आता है कि इस संधि में किसने किसने हस्ताक्षर किए थे। तो एक तो थे लॉर्ड क्लाइव जिनको भेजा गया था, प्लस मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किए। और तीसरे व्यक्ति है, इस समय जो है बंगाल के नवाब हो चुके थे, मीर जाफर की चूंकि मृत्यु हो चुकी थी, तो मीर जाफर का बेटा जिसका नाम क्या था, नजमुद्दौला, क्या नाम था, नजमुद्दौला ने इस इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इस संधि में क्या हुआ, मुगल बादशाह से कहा गया आप हमें क्या दीजिए, बंगाल, दूसरा है बिहार, और तीसरा उड़ीसा की दीवानी, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है राजस्व, ठीक है। कि अब राजस्व इन 3 जगहों से
कौन वसूलेगा? अंग्रेज अधिकारी वसूलेंगे, आपके अधिकारी नहीं वसूलेंगे। तो कौन सा अधिकार लिया? दीवानी का, या दीवानी प्राप्त की। ठीक है। फिर देखिए इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो रही है। तो इलाहाबाद की यदि पूछा जाए द्वितीय संधि कब हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ठीक है। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो एक तो लॉर्ड क्लाइव थे, तो लॉर्ड क्लाइव से हुई, और दूसरी संधि हुई इसमें अवध के नवाब हैं, और उस समय अवध के नवाब जो पराजित हुए थे कौन थे? सुजाओ दौला। तो इन दो लोगों से इलाहाबाद की संधि हुई। तो इसमें अवध के नवाब से जो है लॉर्ड क्लाइव ने कहा पहले तो आप हमें 50 लाख रुपए हर्जाना दीजिए इस युद्ध का, और यदि हर्जाना नहीं दोगे तो आप जो है हमें 2 जिले दो अपने प्रांत से। तो कौन से 2 जिले लिए? कड़ा व मानिकपुर, ये दोनों जिले ले लिए, और लेकर के ये दोनों जिले किसको दे दिए? मुगल बादशाह शालम द्वितीय को दे दिए। और शालम द्वितीय को इस 1765 से लेकर के 1772 तक कहाँ पे रहना पड़ा? कड़ा और मानिकपुर में रहना पड़ा था। ठीक है। तो ये 2 संधियां हुई। तो इन्हीं से राजनीति में प्रवेश किया किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है। और इसके बाद कहते ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचार फैल गया, जो भी अधिकारी आता था वही जो है लूटने का कार्य करता था। तो क्वेश्चन आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। कौन बने? लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। लेकिन क्या हुआ? उसी समय ब्रिटेन में सरकार बनी लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिली जुली सरकार बन रही। ठीक है। और लॉर्ड नॉर्थ क्या बन रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे। तो इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो एक सीक्रेट समिति या गुप्त समिति का गठन किया। कौन सी समिति? गुप्त समिति या सीक्रेट समिति का गठन किया। और इसी सीक्रेट समिति की सिफारिश पर पहला जो है कानून बना भारत के लिए, और वही कहलाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। क्या कहलाया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। ये पहला कानून है भारत के लिए आ रहा है। ठीक है। अब देखिए इस एक्ट में क्या था? जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर। तो बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बन रहा है? तो आपको याद रखना है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन रहा है वारेन हेस्टिंग्स बन रहा है। ठीक है। और जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है। ये क्या बन रहा है? गवर्नर जनरल बन रहे हैं। कहाँ के? बंगाल के। ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और दूसरी चीज आपको याद रखना, जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं कौन कौन सी? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको किसके अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के। और जो कलकत्ता का या बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो कौन बने? और इन्हीं गवर्नर जनरल की परिषद में इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। कितने सदस्य? 4 सदस्य नियुक्त किए गए। और वो 4 सदस्य कौन कौन थे? तो वारवेल, दूसरे थे मानसन, तीसरे थे क्लेवरिंग, और चौथे थे फिलिप फ्रांसिस। कौन थे? फिलिप फ्रांसिस थे। ठीक है। तो इनमें कभी कभी आ जाता है इनमें विरोधी कौन था गवर्नर जनरल का? तो फिलिप फ्रांसिस विरोधी थे। तो इस तरह गवर्नर जनरल की परिषद कितने सदस्य हो गए? 5। ठीक है। 4 सदस्य और एक खुद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसके बाद इस एक्ट के तहत और क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या स्थापित किया गया? उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब स्थापित हुआ? 1774 में स्थापित हुआ। अब क्वेश्चन आता है
इस कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन थे? तो इस कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? ये बिल्कुल याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यायाधीशों की ये जो समिति थी, ये 4 सदस्यीय थी। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? वो भी याद रखिएगा। एक तो थे चेम्बर्स, दूसरे थे हाइड और तीसरे थे लीमेस्टर। कौन थे? लीमेस्टर थे। ठीक है, तो इस तरह ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। कहाँ पे? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। फिर क्वेश्चन आता है अंतिम अदालत क्या थी? अंतिम अदालत थी प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहाँ पे थी? लंदन में थी। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत ये सब बातें हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आगे इसके बाद हम रोज जो है आपसे 15 मिनट तक, ठीक है, डेली क्वेश्चन पूछेंगे जो पुलिस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और आपको जो है इस तरह याद करने होंगे, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा और याद भी होते चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और देखते भी रहिए। धन्यवाद।